नमस्कार दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसी चीज जिसकी वैल्यू आज से 10 साल पहले जीरो थी और आज इसकी वैल्यू 15 लाख टच करने को हो रही है। मैं बात कर रहा हूं बिटकॉइन की, जिसने रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले अपना ऑल टाइम हाई प्राइस टच किया है, जिसकी वजह से इसकी चर्चा फिर से मार्केट में और मीडिया में होने लग गई है। तो मैंने सोचा ये सही टाइम होगा इस पर एक एजुकेशनल वीडियो बनाने का और आपको एक्सप्लेन करके समझाने का कि ये बिटकॉइन क्या है, क्या इसका इतिहास है। बात सिर्फ 12 साल पहले की है। 31 अक्टूबर 2008 को एक इंसान जिसका नाम है सतोशी नाकामोटो, इन्होंने इंटरनेट पे एक पेपर पब्लिश किया। सतोशी का मेन मकसद पेपर की पहली लाइन से ही साफ नजर आ गया था। A version of electronic cash that would allow payments to be sent directly from one party to another party without going through a financial institution. क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल एसेट है जिसके ऊपर सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। जैसे कि यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इंडियन रुपी को आरबीआई कंट्रोल करता है, ऐसे ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज को कोई सेंट्रल बैंक या कोई मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कंट्रोल करता है। उस टाइम क्रिप्टो करेंसी सिर्फ एक आइडिया था एक बंदे के मन में, लेकिन अब लाखों करोड़ों की ट्रेडिंग होती है इसकी क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर, जैसे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है नॉर्मल स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, सतोशी के पेपर और क्रिप्टो करेंसीज का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए हमें अपना आर्थिक इतिहास यानी इकोनॉमिक हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो भरोसे या ट्रस्ट पे आधारित हैं। करेंसी नोट्स और कॉइन्स की हमारे समाज में इसलिए वैल्यू है क्योंकि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के द्वारा ये समर्थित है, गारंटीड है। आप अपने वॉलेट से कोई भी नोट उठाकर देख लो, 200 का नोट देख लो, उस पर लिखा है मैं धारक को 200 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, और वचन दे रहे सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उनका साइन देखने को मिलेगा नीचे। इस वचन या गारंटी के बिना कोई वैल्यू नहीं है इस नोट की। मामूली सा कागज बन जाएगा ये नोट अगर इस पर ये साइन नहीं होगा तो। यहां छोटी सी लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री बन गया था, तो बाकी सारी कंट्रीज को अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर के साथ जोड़ना पड़ा। और यूएस डॉलर किससे जुड़ा था, किससे गारंटीड था? सोने के भंडार से, यानी गोल्ड रिजर्व से। जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो तो सिर्फ सोने और चांदी में ही होती है, लेकिन सोने को अपनी पॉकेट में लेकर घूमना प्रैक्टिकल नहीं है। कन्वीनियंस के लिए करेंसी नोट बनवाया गया है, लेकिन 1971 में दोस्तों यूएस ने इस गोल्ड स्टैंडर्ड के रूल को खत्म कर दिया। उसके बाद से बाकी सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स अपनी मर्जी से नोट्स छाप सकते थे। लेकिन इस सब से क्या लेना देना है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का? यही कि आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों, सरकार और बैंक्स, सेंट्रल बैंक्स स्पेशली, कितने पावरफुल हैं पैसों और मॉनेटरी पॉलिसी के मामलों में। बात यह है दोस्तों कि जब आप बैंक्स में अपने पैसे डिपॉजिट करते हो, एक तरह से आप बैंक को उस पैसों के साथ खेलने की परमिशन दे रहे हो। बैंक्स इन्हीं डिपॉजिट से कंपनीज और इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं। इसी रीजन से तो आपको रिटर्न मिल पाता है, इंटरेस्ट मिल पाता है अपने डिपॉजिट किए गए पैसों पे। हाल ही में हमने देखा है कि बैंक्स इन सेविंग्स और डिपॉजिट्स को अक्सर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कई बार होता है कि बैंक्स बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को बिना चेक्स किए लोन्स देते हैं और फिर वो लोन्स बैड डेट्स बन जाते हैं, एनपीएस बन जाते हैं। और शिकार कौन बनता है इस सारे खेल का? हम जैसे जमाकर्ता या डिपॉजिटर्स। पिछले 15 महीनों में दोस्तों 3 डिपॉजिट टेकिंग इंस्टीट्यूशंस फेल हुए हैं, यस बैंक, पीएमसी बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक। लेकिन सरकार के डिसीजंस भी आम आदमी के फाइनेंशियल फ्यूचर को खतरे में डाल सकते हैं। नवंबर 2016 याद है, डीमोनेटाइजेशन, एक झटके में 500 और 1000 के नोट बेकार कर दिए सरकार ने। भारत की टोटल 86% करेंसी अनयूजेबल हो गई। जो लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज के फेवर में हैं, एक बड़ा रीजन इसके पीछे यही है कि वो नहीं चाहते कि सरकार और सेंट्रल बैंक्स के पास इतना ज्यादा कंट्रोल हो हमारे पैसों का, हमारी करेंसीज का। अब समझ में आया दोस्तों आपको सतोशी का क्या ओरिजिनल आइडिया था, क्या विजन था। सतोशी ने बिटकॉइन को एक ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम जैसे इमेजिन किया था, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पे आधारित होगा और थर्ड पार्टी के कंट्रोल से बाहर होगा। आपको याद होगा शायद 2008 की जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, लीमन ब्रदर्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक कंगाल हो गए थे। इसी माहौल के बाद दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज का जन्म हुआ। बिटकॉइन सबसे पहले आया और उसके बाद कई और क्रिप्टो करेंसीज आई, जैसे कि इथेरियम, लाइटकॉइन और रिपल। इनफैक्ट इस साल की शुरुआत में दोस्तों 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल थी इंटरनेट पर। तो अब आते हैं दोस्तों काफी कॉम्प्लिकेटेड मुद्दे पर, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी आखिर काम कैसे करती है। सच कहूं तो इसे परफेक्टली समझने के लिए एडवांस मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस नॉलेज होनी जरूरी है, जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू करनी है तो बेसिक नॉलेज काफी है। बिटकॉइन का एग्जांपल लेते हैं। सारे बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस का एक पब्लिक खाता होता है, एक पब्लिक अकाउंट होता है जिसे लेजर कहते हैं, डिजिटल फॉर्म में। अब ऐसा समझ लो कि ये जो खाता है इसकी कॉपी हर एक सिस्टम पे होती है जो बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है। जो लोग ये सिस्टम्स चलाते हैं उन्हें माइनर्स कहते हैं।
माइनर्स का काम है ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करना। मान लो कि ए को बी के अकाउंट में 2 बिटकॉइन भेजने हैं। माइनर्स को कंफर्म करना पड़ेगा कि वाकई में ए के पास अपने खाते में 2 बिटकॉइन है या नहीं है। ट्रांजैक्शन कंफर्म करने के लिए माइनर्स को एक कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। आपने शायद स्कूल में वेरिएबल्स पढ़ा होगा। हर एक बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का एक यूनिक वेरिएबल होता है। माइनर्स का काम है इसे ढूंढकर निकालना। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग पेन और पेपर लेकर बैठ जाते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये सारे कैलकुलेशंस कंप्यूटर्स पर ऑटोमेटिकली किए जाते हैं, क्योंकि ये इक्वेशंस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। इनके कॉम्बिनेशंस करोड़ों में होते हैं। इसी रीजन से इन माइनर्स को बहुत ही कॉम्प्लेक्स और हाई प्रोसेसिंग पावर वाले कंप्यूटर्स की जरूरत होती है। एक बार इक्वेशन सॉल्व हो गई तो नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स उसे कंफर्म करते हैं और ये ट्रांजैक्शन चेन में ऐड हो जाती है। ट्रांजैक्शन का एक ब्लॉक बन जाता है, इसलिए टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन। और माइनर्स को क्या मिलता है ये सब करने के लिए? दोस्तों, माइनर्स को इनाम के रूप में सबसे कीमती चीज मिलती है, बिटकॉइन। इस सिस्टम को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं कि माइनर्स को प्रूफ करना पड़ता है कि उन्होंने इतना सारा कंप्यूटेशनल वर्क किया है जिसके रिटर्न में उन्हें रिवॉर्ड मिल पाए, बिटकॉइंस मिल पाए। लेकिन अगर ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपके सर के ऊपर से बाउंसर होकर निकली हो तो घबराओ मत, क्योंकि क्रिप्टो टेक्नोलॉजी की वर्किंग्स को समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो की फिलॉसफी, विजन और फ्यूचर को समझना। अब बात आती है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन को यूज कैसे किया जाता है। यह समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को एज एन ऑल्टरनेटिव करेंसी यूज करते हैं। कई लोग इसे करेंसी से रिप्लेस करना चाहते हैं कि हम रुपी और डॉलर्स की जगह सिर्फ बिटकॉइन ही इस्तेमाल करें। लेकिन मेन यूज जो आज के दिन किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का, वो एज एन इन्वेस्टमेंट ही है कि हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में, कुछ साल बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक हायर रिटर्न आएगा, ज्यादा पैसे हमें रिटर्न में वापस मिलेंगे। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया, गोल्ड की तरह। जैसे हम अपने डेली ट्रांजैक्शंस में गोल्ड को नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हम गोल्ड को खरीद के बैंक लॉकर में रख लेते हैं गारंटी की तरह, फ्यूचर में और रिटर्न्स पाने के लिए, क्योंकि गोल्ड का प्राइस ओवर टाइम बढ़ता ही रहता है धीरे धीरे। बिटकॉइन के साथ भी लोग ऐसा ही करते हैं, इसीलिए बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। लेकिन बाकी हर इन्वेस्टमेंट्स की तरह इस इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है, और जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं इसे एज एन इन्वेस्टमेंट फॉर्म, वो कहते हैं कि बिटकॉइन तो एक डिजिटल करेंसी है, इसकी इनहेरेंटली खुद में कोई वैल्यू नहीं है। जैसे गोल्ड आपके पास होगा, फिजिकली आपके हाथों में आप उसे टच कर सकते हो। जैसे घर खरीदते हो, घर एज एन इन्वेस्टमेंट फिजिकली आपके पास अवेलेबल है, फिजिकल नहीं है, सब कुछ एक कंप्यूटर के ऊपर हो रहा है। अभी भी इसे काफी नीश प्रोडक्ट कह सकते हैं, जिसकी समाज में वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेंस नहीं है। क्रिप्टो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मतलब आप अपनी साइड वाली दुकान पर जाकर ब्रेड अंडे खरीदने के लिए बिटकॉइन से नहीं पे कर सकते। हालांकि ये ट्रेंड शायद बदल सकता है फ्यूचर में, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज में कई ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर बिटकॉइन एज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव करेंसी, उनमें पेमेंट्स उन्होंने एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है। एक टेक्निकल चैलेंज है यहां पर दोस्तों एक्चुअली, जिसके कारण से बिटकॉइन को डेली ट्रांजैक्शंस में यूज करना मुश्किल हो रहा है। बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन्हें कंफर्म करने में टाइम लग जाता है। एक ब्लॉक प्रोसेस को 10 मिनट तक लग जाते हैं, जब तक कंप्यूटर्स कैलकुलेशन करते हैं। तो आप सोच ही सकते हो, डेली लाइफ में इतना 10 मिनट तक वेट करना एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीट होने के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि कुछ ऐसे यूज केसेस हैं जहां पर बिटकॉइंस ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने लग रहे हैं हमारे ट्रेडिशनल तरीकों से। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है फॉरेन फंड्स ट्रांसफर। जब आपको एक देश से दूसरे देश पैसे भेजने होते हैं, बैंक्स फॉरेन ट्रांसफर फीस के नाम पर बहुत हाई पेमेंट मांग लेते हैं आपसे, बहुत ज्यादा फीस चार्ज करते हैं और बहुत टाइम भी लगा देते हैं पैसों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजने में। यहां पर बिटकॉइन ज्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि बिटकॉइन कोई ट्रांसफर फीस नहीं चार्ज करता और 10 मिनट एक्चुअली कम टाइम होता है जितना बैंक 1-2 दिन लगा देते हैं पैसों को ट्रांसफर करने में। सिमिलर शायद क्रेडिट कार्ड फीस के साथ भी है। क्रिप्टो करेंसी क्रेडिट कार्ड फीस से ज्यादा इकोनॉमिकल हो सकती है। इसी रीजन से बैंक्स, क्रेडिट कार्ड कंपनीज और रेमिटेंस कंपनीज क्रिप्टो करेंसीज के विरुद्ध थे और काफी हद तक आज भी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इनके बिजनेस मॉडल को भारी टक्कर दे सकता है। लेकिन लास्ट कुछ महीनों में स्पेशली कोविड पैंडेमिक के कारण माहौल कुछ बदल सा गया है, जहां काफी इंडस्ट्रीज और म्यूचुअल फंड्स स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं पर बिटकॉइन और इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसीज का भाव बढ़ता गया है। 1 मार्च से नवंबर 30 तक 120% से ज्यादा वैल्यू बढ़ी है बिटकॉइन की, यानी कि मोर देन डबल हो गई है बिटकॉइन की वैल्यू। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेपाल ने नवंबर में क्रिप्टो ट्रांजैक्शन का फीचर इंट्रोड्यूस किया था। जेपी मॉर्गन बैंक बिटकॉइन का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था। 2017 में जब बिटकॉइन बुल रन पर था, मतलब उसका प्राइस जब तेजी से बढ़ने लग रहा था, जेपी मॉर्गन के सीईओ ने कहा था ये फ्रॉड है। और अभी कुछ महीने पहले न्यूज में देखा कि जेपी मॉर्गन ने मशहूर क्रिप्टो एक्सचेंजेस कॉइनबेस और जेमिनी के लिए कॉर्पोरेट अकाउंट्स खुलवाए हैं। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कैसे धीरे धीरे जो दरवाजे बंद थे बिटकॉइन के लिए वो खुलते जा रहे हैं।
क्रिप्टो के मामले में ओपन माइंडेडनेस नजर आ रही है जनरल पब्लिक में और फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एटीट्यूड में चेंज आया है इस साल से। अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को बैंकिंग सिस्टम से फ्रीज आउट कर दिया था। सर्कुलर के थ्रू आरबीआई ने बैंक्स को आदेश दिया था कि क्रिप्टो रिलेटेड ट्रांजैक्शन या प्लेटफॉर्म से डील मत करना। मेन स्ट्रीम मीडिया में रिपोर्ट किया गया था कि आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा दिया, लेकिन यह कहना टेक्निकली इनएक्यूरेट था। डायरेक्टली इंडिया में कभी क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया गया था। आरबीआई ने क्रिप्टो इकोसिस्टम का बैंकिंग एक्सेस काट दिया था। उसका इफेक्ट यह था कि जनता क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर आईएनआर यानी इंडियन रुपीज में डील नहीं कर सकती थी। बैंक्स क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स के साथ काफी सख्ती से पेश आए। प्लेटफॉर्म्स के अकाउंट फ्रीज होने के नाते वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पाते थे, अपने लैंडलॉर्ड्स को रेंट नहीं पे कर पाते। तो एक सवाल यहां पर यह उठता है कि आरबीआई ने ऐसा किया क्यों? देखिए दोस्तों, रियलिटी यह है कि क्रिप्टो करेंसी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, मेनली मनी लॉन्ड्रिंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड। इंटरनेट के डार्क वेब में लोगों ने हथियार और ड्रग्स के लिए बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए मुश्किल हो गया था ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना, क्योंकि वो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम के बिल्कुल बाहर थे। हैकिंग से रिलेटेड भी इश्यूज आए। एक और प्रॉब्लम यह भी है दोस्तों कि कोई भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकता है। इसी रीजन से काफी बोगस फ्रॉड कंपनीज ने पब्लिक के पैसे उठाए ये प्रॉमिस करके कि एक बार इस करेंसी में ट्रेडिंग शुरू हो गई, आपके ये जो वैल्यू है इस करेंसी की वो डबल या ट्रिपल हो जाएगी। तो आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। अमित भारद्वाज नाम के एक बंदे ने ऐसी ही फ्रॉड क्रिप्टो स्कीम खड़ी करी थी गेन बिटकॉइन के नाम से। 2000 करोड़ के फ्रॉड का आरोप है भारद्वाज के ऊपर। भारद्वाज ने लोगों को यह दावा किया कि उसके चाइना में माइनिंग फार्म्स है, मतलब एक जगह जहां बहुत सारे कंप्यूटर सर्वर्स इक्वेशन सॉल्व करने लग रहे हैं। यह कहा कि माइनिंग ऑपरेशन से जो बिटकॉइंस निकलते हैं वो इन्वेस्टर्स को रिटर्न के तौर पे दिए जाएंगे, लेकिन उसके वादे खोखले निकले। काफी लोगों के पैसे लेकर वो इंडिया से बाहर हो गया, ऐसा आरोप है इस पर। फाइनली अप्रैल 2018 में इसका अरेस्ट किया गया और लास्ट सुनने में आया कि अभी वो बेल पे बाहर है और केस कोर्ट में पेंडिंग है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से एक नेगेटिव सा माहौल था क्रिप्टो करेंसी को लेकर, बिटकॉइन को लेकर, और आरबीआई ने इसके रिस्पॉन्स में यह डिसीजन लिया कि बैंकिंग बैन लग जाए क्रिप्टो पर। इंडिया में 2013 से क्रिप्टो एक्सचेंजेस ऑपरेट कर रहे थे, यानी वो प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने रुपीस को बिटकॉइंस में बदल सकते हैं। कुछ एक्सचेंज फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि ये बैंकिंग बैन हम कोर्ट में जाकर चैलेंज करेंगे। उनके पेट का सवाल तो था ही, लेकिन ये सिद्धांतों की भी बात थी। उन्हें मौका मिला सरकार और आरबीआई को समझाने का कि ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। इनका यह मानना था कि ये जो सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ये बाकी एसेट क्लासेस पर भी वैलिड होते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है उस पर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, फेक नोट प्रिंट किए जाते हैं वहां पर भी मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, फ्रॉड स्कीम्स वैसे भी चलती हैं कितनी और चीजों को लेकर, बैंक या स्टॉक एक्सचेंज का सॉफ्टवेयर भी हैक हो सकता है, उसके भी चांसेस रहते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स बिटकॉइन के साथ है वो बाकी चीजों के साथ भी हैं। इसके रिस्पॉन्स में जो रेप्यूटेड इंडियन प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने काफी सेफगार्ड्स इंक्लूड किए, जैसे कि साइन अप के टाइम नो योर कस्टमर या केवाईसी का प्रोसेस मैंडेटरी कर दिया। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कई फेमस सीनियर लॉयर्स ने केस लेने से मना कर दिया, क्योंकि मीडिया में क्रिप्टो के बारे में काफी नेगेटिव न्यूज फैली हुई थी और बहुत सारी अफवाहें भी फैल रही थी, रूमर्स भी थे। एडजर्नमेंट्स होने लगी। कुछ एक्सचेंजेस का गुजारा नहीं चल पाया इस समय, तो उनको वाइंड अप करना पड़ा। फाइनली जनवरी 2020 में 3 जज बेंच के सामने केस आर्ग्यू हुआ और कोर्ट ने एक्सचेंजेस की बात मान ली। कहा कि आरबीआई का बैंकिंग बैन डिसप्रपोर्शनेट था, क्योंकि कोर्ट में आरबीआई साबित नहीं कर पाया कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के कारण फाइनेंशियल सिस्टम्स या बैंक को कोई ज्यादा खास ठेस पहुंची है। संविधान के आर्टिकल 19(1)(g) के अनुसार एक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि कोई भी बिजनेस, ऑक्यूपेशन या ट्रेड करना। आरबीआई का बैंकिंग बैन उस अधिकार से इंटरफेयर कर रहा है, ऐसा कोर्ट ने कहा। ये एक बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, क्योंकि आरबीआई को कोर्ट में हराना कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए 4 मार्च 2020 को इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक दिन था। कोर्ट ने साफ कह दिया कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सचेंजेस पर कानूनी पाबंदी नहीं है, ये बिजनेस लीगल है और आरबीआई को बैंकिंग बैन हटाना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये हम सब के लिए बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों। हम चाहें तो अब क्रिप्टो करेंसी में फ्रीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करने की। आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्रिप्टो में थोड़े पैसे डाल सकते हैं। और आजकल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के बाद इतने सारे एक्सचेंजेस आ गए हैं, इंडिया में ये प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और आसान हो गया। इनमें से एक है कॉइन स्विच कुबेर, जिसकी ऐप पे आप 100 से ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज में डील कर सकते हैं। सिर्फ 6 महीने में कॉइन स्विच कुबेर पे 7 लाख से ज्यादा यूजर्स ने साइन अप किया है और सेफ्टी मेजर्स भी इनके काफी टाइट है।
कस्टमर्स का आधार और पैन वेरिफिकेशन किया जाता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है केवल 100 रुपए और वो भी बिना किसी फीस के। और तो और रुपी विड्रॉल्स इंस्टेंट है, यानी कोई लॉक इन का झंझट नहीं है आपको। आजकल दोस्तों क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली में ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग जैसे इजी और पेनलेस हो गया है। ये आप समझ जाएंगे कॉइन स्विच कुबेर ऐप का क्लटर फ्री यूजर इंटरफेस देखकर। ऑफ कोर्स कुछ कॉमन सेंस वाले रूल्स तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि किसी बैंक या किसी और से लोन लेकर ट्रेडिंग मत कीजिए। अगर आपको पैसे उधार लेने की जरूरत पड़ रही है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए, बिटकॉइंस खरीदने के लिए, मत कीजिए, फिर ये आपके लिए नहीं है। सिर्फ उसी पैसे को आप इन्वेस्ट कीजिए जिसे आप गवा सकते हैं, क्योंकि ये काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। क्रिप्टो करेंसीज का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, वॉलेटाइल है, तो जाहिर सी बात है ये अपॉर्चुनिटी भी है, मौका भी है, लेकिन रिस्क भी है। यहां पर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है, ये आपके रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स पे डिपेंड करता है। ओवरऑल दोस्तों यहां पर यह कहा जा सकता है कि फाइनेंस के फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अभी यह देखना बाकी है कि क्रिप्टो करेंसी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन सकता है जो कि वाइड स्प्रेड यूज किया जाए, या फिर यह सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टमेंट ही बन के रह जाएगा। क्या फ्यूचर में आप अपनी साइड वाली दुकान पर ब्रेड खरीदने के लिए बिटकॉइंस में पेमेंट कर सकते हैं, या ये नहीं हो पाएगा? शायद वो दिन तो बहुत दूर है, लेकिन इसे इम्पॉसिबल भी नहीं कहा जा सकता इतनी आसानी से। उम्मीद करता हूं आपको ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए अगर पसंद आया तो, और कॉइन स्विच कुबेर ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पिन कमेंट में भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।